नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और साथ ही हमारे साथ अशोक वशिष्ठ जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और उपाध्यक्ष हैं आज जिला मयूर बिहार के और ओखला विधानसभा के संयोजक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले सर, अभी बिहार चुनाव को लेके आपने देखा कि इस बार जो प्रचंड जीत आई है अभी 202 सीटों को लेके एनडीए की, सबसे पहले क्या कहेंगे सर इस जीत पे? देखिए, सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने अपना भविष्य बचाया है, उन्होंने अपने अगली पीढ़ियों को बचाया है। वरना जो जो हो सकता था, आप उस कल्पना को सोचकर भी एक डर लगता है कि क्या क्या होता था लालू प्रसाद यादव के काल के अंदर। लालू प्रसाद यादव के ऑफिस से, उसके घर से फिरौतियों की रकमों का वसूल होती थी। और किस प्रकार की लोग रात को, शाम को 4 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। इस प्रकार की घटनाएं होती थी। एक बताते हैं कि उनकी बिटिया की शादी में एक शोरूम लुट गया था। ये सब पब्लिक डोमेन में है। उस सब चीज से अपने आप को बिहार वासियों ने बचा लिया। उसके लिए बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीतीश जी और एनडीए की सरकार, भाजपा के लोग मिलकर, मोदी जी की सरकार, ये सब लोग मिलकर एक बहुत बेहतरीन सरकार देने वाले हैं। अब तक हुआ क्या था कि जो बिहार जो गड्ढे में था, उसकी नींव से ऊपर तक हम आ गए थे। और इस बार मेरे को पूरी उम्मीद है कि बिहार के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाने में पूरी एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार मजबूती के साथ काम करेगी। तो सर, बिहार में जो 20 साल का शासन रहा नीतीश कुमार जी का, वो आप कह रहे हैं जैसे कि जंगल राज रहा और वहाँ पे काफी वारदातें होती थी, तो अब तक इन 20 सालों में सुधार नहीं हुआ हो गया अब तक? देखिए, मैं ये मानता हूँ इतनी बहुत बड़ी मुश्किल में था। उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी इसी प्रकार की अराजकता करती थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने आकर जो अराजकता की जो अंतहीन सीमाएं कर दी थी, हाँ जी सर। वो गड्ढे बहुत गहरे खुद गए थे। और उन गड्ढों को अब बहुत अच्छी तरह से काबू कर लिया गया है। आप समझिए, आप जितने भी हमारे लोग जा रहे थे, वो ये कहते थे कि सड़कें तो वहाँ इतनी बेहतरीन बन गई हैं कि जहाँ पर जिसमें 10-10 घंटे लगते थे, वहाँ 2 घंटे में पहुंच रहा 2 है। घंटे में जी। क्रांति आ रही है। उसमें क्रांति बहुत मजबूत तरीके से, बहुत मजबूती के साथ रखी जा रही है। और शीघ्र ही मतलब बहुत तेजी से बिहार बढ़ने वाला है। और बल्कि मेरा तो ये कहना है कि बिना बिहार को बड़े देश भी तरक्की नहीं कर सकता। इससे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होता था, उत्तर प्रदेश की क्या पोजीशन थी। हमारी अच्छी सरकार आई, वो अपना बढ़िया काम कर रही है। और मुझे इस बार की पूरी उम्मीद है कि हम बहुत तेजी के साथ बिहार आगे बढ़ने वाला है। सर, विपक्ष ये भी कह रहा है कि चुनाव दोबारा होना चाहिए सर, इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष की तो जो इन बातों का बताओ, इसका क्या तथ्य हो सकता है, क्या हो सकता है। मतलब विपक्ष की तो वो बीमारी हो गई कि भाई अगर हम जीत जाएंगे तो ठीक है, वरना चुनाव खराब है। जब वो कर्नाटक में जीत गए तब ठीक था, जब वो और जगह जीत गए, तेलंगाना में जीत गए तब ठीक था, जब हार गए तब खराब हो गया। ऐसा होता है क्या? क्या इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है? ऐसे कहाँ जाके अंतिम सिलसिला रुकेगा? कल मैं पढ़ रहा था, 272 लोगों ने उनको बताया उनकी हताशा के कारण, जी सर। अपनी विपक्ष अपनी हताशा के कारण ये बेवकूफाना हरकतें कर रहा है। और इससे वो और अपने आप को मजाक का विषय अपना बना रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, अभी उपचुनाव है दिल्ली में 12 सीटों पे, इसका माहौल क्या लगता है? जो एनडीए में आपकी जो सरकार जीती है बिहार में, का इसका भी कुछ इफेक्ट लगता है दिल्ली में पड़ेगा? देखिए, बिहार का इफेक्ट तो आएगा। बिहार के लोगों ने, बिहार में एक बहुत बड़ी संख्या में जो दिल्ली में लोग यहाँ रहते हैं, उन्होंने देखा कि कितने सालों के बाद छठी मैया की पूजा हम अपने जमुना मैया के घाट पर कर पाए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इससे सारे बिहार वासी बहुत खुश थे इस विषय से। और इस बात को लेकर वो यहाँ से दिल्ली से वहाँ पर भी गए। और एक बहुत बड़ा मैसेज जो दिल्ली के जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने दिया, और वो भी एक बहुत बड़ी जीत का कारण बना है। आप समझिए कि यहाँ पर भी आप सोच सकते हो, जो जिन बिहार वासियों ने वहां जाके इतना बेहतरीन कर दिया, क्या वो यहाँ पर नहीं करेंगे? एक बात। दूसरी बात है, आप ये समझ के चलिए, बिहार के लोग देश के साथ जुड़े हुए हैं, मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने देखा है कि दिल्ली में किस प्रकार की हरकतें, किस प्रकार का राज चल रहा है। और इसी प्रकार से वहां पर बिहार में भी दोबारा डबल इंजन की सरकार बनी है, जो बहुत तेजी के साथ काम करने वाली है। कोई जिम्मेदारी दी अभी उपचुनाव में सर? विनोद नगर हाँ, इस समय देखिए हम विनोद नगर देख रहे हैं। विनोद नगर चुनाव, बल्कि हमारे यहाँ 12 चुनाव हैं, एमसीडी के चुनाव जो होने वाले हैं। जो मेरे को एक ऐसी मेरे को लगता है, जो मेरी लोगों के, हमारे काम करने के तरीके को हम जो भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, आप उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम 12 में से 11 तो हम श्योर शॉट निकाल रहे हैं। एक सीट है जो इसमें चांदनी चौक या चांदनी ऐसा, उसके उसके अंदर भी हमारी वोट प्रतिशत बहुत अच्छा बढ़ेगा। ऐसा हम कोशिश उसके लिए भी कर रहे हैं। बहुत पार्टी बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर काम कर रही है। मुझे ऐसी उम्मीद है
कि 12 में से 11 तो हम उसमें से जीतने ही वाले हैं। अच्छा, अंत में और क्या संदेश देंगे सर? अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं तो 30 तारीख की वोटिंग भी है। देखिए 30 तारीख को तो अपना वोट डालने दिल्ली वासी निकलेंगे, और निकलेंगे मजबूती के साथ निकलेंगे। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद होगा वही आपको काम करने की स्थिति में आएगा। ये मात्र 17-18 महीने का चुनाव है, और जब हमारी 3 इंजन की सरकार है तो ये मजबूती के साथ काम तभी कर पाएगी जब वहाँ हमारा पार्षद होगा, तभी उनके वहाँ पर काम हो पाएंगे। और ये बिल्कुल सीधी सीधी बात भी है, क्योंकि वरना दूसरी बात में लोग आ जाएंगे। अभी जैसे मैं विनोद नगर की बात करता हूँ, विनोद नगर पे जो हमारी एक आम आदमी पार्टी की पार्षदा थी गीता रावत, वो पहले भी पता, मूंगफली की रेहड़ी से 20,000 रुपये रिश्वत देते हुए सीबीआई की जांच में पकड़ी गई है। इस प्रकार के लोगों को वो लोग टिकट दे रहे हैं। इसका मतलब वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उनको पता है कि दिल्ली वाले उसको पहचान चुके हैं। तो ये सब विषय अब सब गौण है, क्योंकि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को अगर ये लोग देंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या मान लिया है। बिल्कुल। अंत में सर, और मेरा एक सवाल और है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के राज में जो लोग वहाँ पे प्लान कर रहे हैं, जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस विषय को भी समझना चाहिए। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि मैं इसका विरोध करूंगी। आखिर वो किसका विरोध करेगी? एक संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करेगी। चुनाव आयोग संवैधानिक व्यवस्था है, और ये हर 20 सालों के बाद SIR होता है। इस बार ममता बनर्जी को किस लिए दिक्कत आई है? ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन ने जो लगातार अपना वोट बैंक बनाया था म्यांमार और बांग्लादेश से लोगों को लाकर, उस वोट बैंक के ऊपर जो गणेश कुमार जी ने, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने और सरकार ने एक व्यवस्था जो बनाई है, उस व्यवस्था के तहत वो लोग बहुत बड़े स्तर पर उनमें घबराहट फैल गई, क्योंकि जो उनके पास वो सब चीज़ व्यवस्था है नहीं उन लोगों के पास। तो इसलिए उन लोगों में एक बहुत बड़े स्तर पर घबराहट है। आज मैं पढ़ रहा था कि 12,000 लोग हमारे उसने अपने सीमा सुरक्षा बल ने वहाँ पकड़ लिए हैं। आप समझ के देखिए कि वो लोग भाग रहे हैं यहाँ से। भागने से इन लोगों को पीड़ा है, क्योंकि इनका वोट बैंक था वो, जो हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं पर जो हमारे लोग वो पश्चिम बंगाल रोहिंग्या लोग यहाँ पर व्यवस्था हमारी व्यवस्था को यूज कर रहे थे। अब वो व्यवस्था उनको नहीं मिल पाएंगी, और वो व्यवस्था है ममता बनर्जी, इंडी गठबंधन, उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी को वो लोग वोट देते थे। अब एक बहुत बड़े स्तर पर इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। लोग वहां से भाग रहे हैं। मैं इसके 2 उदाहरण देता हूं आपको। एक कॉलोनी है, उसमें 2 लाख लोग रहते हैं। उसके अंदर एक आदमी भी वोट बनाने के लिए नहीं आ रहा है। पता है आपको? एक आदमी वोट अपनी बनवाने के लिए नहीं आ रहा। सोच के देखो कि ऐसा क्यों। अभी मैं आज पढ़ रहा था अखबार में, एक कॉलोनी में 20,000 वोट हैं, 20,000 लोग रहते हैं। उस कॉलोनी में मात्र 20 वोट हैं। अच्छा। क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो वो अपने वोट नहीं बनवा पा रहे थे। बिल्कुल। मेरा ऐसा अंदाजा है कि शायद हम 1 करोड़ के आसपास वोट वहां पर खारिज होंगे, जो बांग्लादेशियों के, म्यांमार के, इन लोगों के जो वोट बैंक है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। और ये उनके हार की कारण बनेंगे, क्योंकि म्यांमार, बंगाल के लोग और बांग्लादेश के लोग जो यहाँ पर आकर वोट करते थे, उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। मैं SIR का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। जो उन्होंने आकलन बनाया, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। एक बेहतरीन आकलन, और इससे देश को एक बहुत बड़े स्तर पर फायदा होने वाला है।